हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को देखिएगा ज़रूर। चलिए अब देखते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। यदि हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसकी डिक्शनरी होती है एक। उस डिक्शनरी में भाषा के सभी वर्ड लिखे होते हैं और उन वर्ड का एक अलग मतलब होता है। कोई भी भाषा सीखते हैं, कोई भी भाषा, ये नहीं ज़रूरी है कि हम कंप्यूटर लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं। जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसके अंदर उसकी एक डिक्शनरी होती है, मीन्स कहीं तो उसी प्रकार अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स होते हैं उसी तरीके से। चलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ पर नज़र डालते हैं। All the keywords in C programming language are defined in lower case letter only। यानी जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको सिर्फ हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। लोअर केस मीन्स छोटा लेटर। अगला, एवरी कीवर्ड हैज़ स्पेसिफिक मीनिंग यूज़र कैन नॉट चेंज दैट मीनिंग। अब ये तो हर भाषा की बात होगी, हर लैंग्वेज की बात है कि हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हर एक शब्द का डिक्शनरी में भी हर एक शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। अगला है, कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज यूज़र डिफाइंड नेम्स लाइक वेरिएबल, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर एक्सेट्रा। यानी कीवर्ड्स का प्रयोग हम किसी भी चीज़ का नाम डिफाइन करने के लिए नहीं कर सकते प्रयोग। जैसे कोई वेरिएबल का हम नाम कीवर्ड्स का नाम नहीं हो सकता, कोई फंक्शन का नाम कीवर्ड्स का नाम नहीं हो सकता, कोई भी एरे का नाम कीवर्ड्स का नाम नहीं हो सकता। ये तो जनरल भाषा की ये भी चीज़ है कि अगर भी कोई भी शब्द है तो उसको हम जनरल भाषा में जो यूज़ कर रहे हैं, जैसे कप प्लेट रखा हुआ है तो कप प्लेट का हम किसी और को नाम नहीं दे सकते ना, कप प्लेट का कप प्लेट को ही कप प्लेट कहेंगे ना। सेम वही चीज़ इसमें भी लिखा है। जो चीज़ होता है, जो शब्द का जो मीनिंग होगा उससे वही चीज़ उस शब्द से समझा जाएगा, दूसरा मीनिंग नहीं समझा जाएगा। सेम वही प्रोग्राम भी कर रहा है। एवरी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म बाय द कंपाइलर। यानी हर एक कीवर्ड का कुछ ना कुछ एक्शन होता है, मीन्स हर एक कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है कुछ ना कुछ एक्शन को जो कंपाइलर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हर एक कीवर्ड कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पर जितने भी कीवर्ड दिए हुए हैं इनके बारे में हम लोग आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल कीवर्ड्स को यहीं पर रोक देते हैं। और जैसा कि इसमें कुछ कीवर्ड दिया हुआ है, इफ़ का मतलब तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इफ़ मतलब अगर होता है, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, नहीं तो ऐसे रहने दो। एल्स मीन्स ऐसे रहने दो, नहीं तो। एल्स मीन्स नहीं तो। ऐसे ही कुछ जनरल भाषा के कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं खुद भी। यानी ये आप आम भाषा में इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और वही चीज़ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं। इसके बारे में आगे चलकर हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए ही इतना ही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। ए क्वांटिटी विच में वेरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल को तो हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते आए हैं, जिसे हम जैसे चर अचर होता है वेरिएबल कांस्टेंट, वैसे ही ये भी है वेरिएबल कांस्टेंट। यहाँ पे भी वेरिएबल होते हैं प्रोग्राम में भी और कांस्टेंट होते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं और ऐसे यहाँ पे भी हम लोग एक वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर रखी जाएगी। जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ए इज इक्वल टू 5, यानी 5 जो है ए के अंदर डाल दो, यानी ए नाम का एक डब्बा बना दो, उसके अंदर 5 डाल दो। बी इजकल टू 6, बी नाम का एक डब्बा बना दो, उसके अंदर 6 डाल दो।
जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं कि इसका मान इतना, इसका मान इतना, ए का मान 5, बी का मान 6, उसी तरीके से ये भी वेरिएबल है, जस्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। वेरिएबल में हम कैरेक्टर भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डेटा टाइप। डेटा टाइप constitute the semantics and characteristic of storage of data element। अब देखिए, मैथमेटिक्स में जब हम वेरिएबल बनाते थे तो उसमें हम केवल आंकिक मान रख सकते थे, कोई नंबर रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो यहाँ पर हम उसमें कैरेक्टर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, और यही डेटा टाइप है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वेरिएबल एक डब्बा है। तो अब डब्बा से समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपको चीनी रखना हो तो आप क्या तेल की बोतल में उसको रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। या आपको तेल रखना हो तो आप उसे चीनी के डब्बे में नहीं रखेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर हमको कुछ नंबर रखना है जो जिसको हम डेसिमल में नहीं यूज़ करते हैं, जैसे किसी आदमी की एज हो, जैसे कोई 25 साल का हो, 25.5 साल उसको थोड़ी ना बोलेंगे कि 25.5। तो एज को हमको अगर उससे यूजर से लेना रहेगा तो हम 25 सीधे उससे लेंगे ना, ये नहीं लेंगे ना 25.5। अगर वो लिखे भी तो केवल हम 25 ही लेंगे ना। तो ऐसे वेरिएबल के लिए हम ऐसे वेरिएबल को हम इंटीजर कहते हैं जिसमें केवल नंबर हो, डेसिमल ना हो, दशमलव ना हो, मीन्स जिसमें केवल हम काउंट कर सकें। ऐसे जो काउंटेबल हो, जो डेसिमल में ना जाए, पॉइंट वैल्यू में ना जाए, वो सब इंटीजर कहलाते हैं। ये कुछ डेटा टाइप के टाइप्स हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चल के हम इसे धीरे धीरे पूरी तरीके से समझ लेंगे। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो इंटीजर का एग्जाम्पल था, जो 25 मैंने बताया, एज 25 अगर लें तो वो एक नंबर है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टर्म है, तो उसको इंटीजर लेंगे। तो इंटीजर इसमें कहाँ है? यहाँ पर है। उसके बाद है कैर। कैर एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है, जैसे कोई भी कैरेक्टर हो गया, ए, जैसे ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया, या डी हो गया, ई हो गया, कोई भी एक कैरेक्टर हो गया उसको ये रीड करता है। कोई भी सिंबल हो गया वो। फ्लोट। फ्लोट का यूज़ हम डेसिमल नंबर वेरिएबल बनाने के लिए करते हैं। वेरिएबल मैंने पहले भी बताया है, डब्बा है एक, तो डेसिमल नंबर वाला डब्बा बनाने के लिए हम लोग फ्लोट का यूज़ करेंगे। कैरेक्टर का डब्बा बनाने के लिए हम लोग कैर का यूज़ करेंगे। इंटीजर का डब्बा बनाने के लिए इंट का, और डबल का डब्बा बनाने के लिए डबल का। और डबल क्या चीज़ है? डबल भी फ्लोटिंग नंबर है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है, मीन्स बड़ा साइज कंज्यूम करता है, मीन्स बहुत, जब हम इसका यूज़ बहुत ज़्यादा साइज के लिए करना चाहते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। ये मेमोरी में ज़्यादा जगह लेता है, ये 8 बाइट जगह लेता है। आगे चल के हम इसके सारे टॉपिक्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी केवल हम बेसिक डेटा टाइप्स पर ही हम नज़र डालेंगे। अभी के लिए मैं इन पॉइंट्स को होल्ड पर रखता हूँ और आगे नेक्स्ट स्लाइड को चालू करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल की मैंने साइज़ बताई थी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी बाइट का कौन सा होता है। कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट। कभी कभी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जब हम बड़े बहुत ही लेंदी प्रोग्राम लिखते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे हमको, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि जहाँ पे हमको इंटीजर की ज़रूरत है वहाँ पे हम केवल इंटीजर ही प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा मेमोरी का साइज़ कम होता है। तो ये प्रोग्राम जब लोड होता है रैम में तो एक्सेस फास्ट करता है। और अगर हम डबल बना दें उसको तो उसी की जगह ज़्यादा टाइम लेगा, वो उतना ही ज़्यादा। अगर वो 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है अगर इंटीजर में, तो फ्लोट में वो लेगा 2 सेकेंड, और डबल में 4 सेकेंड लेगा। और अभी हम लोग इतने बड़े प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, छोटे प्रोग्राम में हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम इंटीजर का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। Format specifier. The format specifier is used during input and output. It is a way to tell the compiler what type of data is in a variable. During taking input using scanf or printing using printf, some examples are %c, %d, %f, etc.
देखिए, जब हम कोई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर, या फिर स्कैन करते हैं, यूज़र से लेते हैं, तो वहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अगर एक कैरेक्टर वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं तो वहाँ %c का यूज़ करेंगे। इंटीजर वैल्यू अगर ले रहे हैं तो %d का यूज़ करेंगे। फ्लोटिंग वैल्यू अगर ले रहे हैं तो %f का यूज़ करेंगे। और ये printf scanf क्या है? ये printf scanf एक फंक्शन है। printf के जरिए हम जो चीज़ printf में लिखते हैं वो चीज़ हमारे आउटपुट रिजल्ट में रन होके आ जाती है, कंपाइल होके। और scanf में जो चीज़ हम यूज़र से, अगर हमें कोई चीज़ लेना होता है तो हम scanf के ज़रिए लेते हैं। ये जहाँ आउटपुट देता है वहाँ पे हमको समझिए कि एक लिखने का इजाज़त देता है, लिखने की परमिशन देता है scanf। चलिए अब अपना पहला प्रोग्राम देखते हैं, फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो आप इस साइड देख रहे हैं, ये हमने इनपुट लिया है। इनपुट मीन्स ये हमने कोड लिखा है, और यहाँ पे जो हेलो वर्ड लिखा आ रहा है ये हमारा आउटपुट है। हमने क्या क्या लिखा तो आउटपुट हमको मिला। अभी यहाँ पे जो इंट मेन है ये होना प्रोग्राम में काफ़ी ज़रूरी है, इसके बिना प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए ये हेलो वर्ड जो है ये आउटपुट है, और मेन फंक्शन के बगैर हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो मेन फंक्शन जो है किसी भी सी प्रोग्राम में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये हैज़ इंक्लूड क्या है? हैज़ इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल है जो सी का एक प्रोग्रामिंग फाइल है। मीन्स उसको यूज़ करके हम printf और scanf फीचर को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने मेन के आगे इंट क्यों लिखा है? इंट हमने इसलिए लिखा है कि रिटर्न ज़ीरो हमने लास्ट में लिखा है, और ये ज़ीरो का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए हमने इंट लिखा है। अगर हम यहाँ पे वॉइड लिखते, वॉइड भी लिख सकते हैं। वॉइड के बारे में अभी हमने बताया नहीं, आगे चल के हम आपको बता देंगे वॉइड क्या है। अब मेन फंक्शन लिखते कैसे हैं? मेन लिखने के बाद उसके आगे 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम अपना बॉडी लिखते हैं, प्रोग्राम का मेन बॉडी। मीन्स मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम रीड होता है। पहले मीन्स अगर आप कोई बुक उठाते हैं तो बुक का पहले पन्ने से आप शुरू करते हैं ना पढ़ना, ना कि बीच में से। उसी तरीके से ये प्रोग्राम की फाइल में मेन फंक्शन, मेन जहाँ पैरेंथेसिस शुरू हो रहा है उसके आगे से वो प्रोग्राम रीड करना शुरू करेगा। मेन फंक्शन कंपलसरी है प्रोग्राम में होना। और ये रिटर्न ज़ीरो क्या है? रिटर्न ज़ीरो का मतलब अगर हमारा प्रोग्राम रन होते होते रिटर्न ज़ीरो तक पहुंच गया, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम पूरी तरीके से सक्सेसफुली रन हो गया है। इससे ओएस ये समझ जाता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, और समझ जाता है कि ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। और वॉइड का प्रयोग करने से ये नहीं होता। वॉइड का प्रयोग करने से हम स्क्रीन को होल्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए सिंगल कैरेक्टर लेते हैं। चलिए उसको तो आगे पढ़ेंगे। अभी देखें प्रिंट एफ के अंदर हम ब्रैकेट में प्रिंट एफ, जैसे मैं बताया था कि प्रिंट करवाने के लिए होता है, तो यहाँ पे हेलो वर्ड लिखे और सेम हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। ऐसे हम इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखते हैं। जो चीज़ यहाँ पे लिखा जाएगा सेम टू सेम वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, खाली वो कोई कीवर्ड ना हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।